दोस्तों, 3 मसले पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक मालेगांव का मसला, जिस तरीके से उसमें तमाम तरीके से आरएसएस के लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और शहीद हेमंत करकरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, हरियाणा के अंदर जो प्रकाश सिंह की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत हैरत अंगेज रिपोर्ट है और इस बात को बिल्कुल साफ करती है कि बीजेपी की सरकारें और उनके मुख्यमंत्री किस तरीके से प्रशासन के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, ये कहना गड़बड़ होगा। हकीकत ये है कि जानबूझकर हरियाणा के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्वस्त किया गया है, ये बात प्रकाश सिंह की रिपोर्ट कहती है। तीसरी बात, जो हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री के संबंध में जो डीयू को आरटीआई लगाई थी, उसमें वो आरटीआई वापस आ गई है। क्यों वापस आई है और क्यों बार बार प्रधानमंत्री जी की डिग्री से संबंधित चीज़ों की जानकारी नहीं दी जा रही है, उस पर है। तो सबसे पहले मैं आशीष भाई को से निवेदन करूंगा कि मालेगांव के संदर्भ में वो पार्टी की राय को स्पष्ट करें। जब से एनडीए सरकार बनी है तब से लगातार टेररिज्म और ब्लास्ट से जुड़े वो तमाम केसेस जिसमें हिंदुत्ववादी संगठन के लोग आरोपी हैं, जेल में हैं और जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उन केसेस को कमज़ोर करने की एक साजिश चल रही है। कल मालेगांव में चार्जशीट फाइल करते वक्त एनआईए ने न सिर्फ आरएसएस से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश करी, बल्कि शहीद हेमंत करकरे पर भी जो हमला बोला है उससे पूरा देश आज शर्मसार है। हेमंत करकरे ने अपनी जान 26/11 हमले के दौरान बड़ी बहादुरी से आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए दी थी। हेमंत करकरे शहीद हुए थे। हेमंत करकरे को तमाम शहादत के बाद भारत सरकार ने उनको तमाम पुरस्कार दिए और कल एनआईए ने हेमंत करकरे पर न सिर्फ सवाल किए बल्कि ये कहा कि हेमंत करकरे की अपनी भूमिका बड़ी संदिग्ध थी। सवाल नंबर 1, हेमंत करकरे कोई साधारण पुलिस अधिकारी नहीं थे। हेमंत करकरे महाराष्ट्र एटीएस में एडिशनल डीजीपी के पद पे आने से पहले बड़ा लंबा समय उन्होंने देश की सेवा आरएडब्ल्यू में रहते हुए की थी। आरएडब्ल्यू में तमाम ऐसे अधिकारी पोस्ट किए जाते हैं जिनकी इंटेग्रिटी इम्पेकेबल होती है, जिनका देश के प्रति कमिटमेंट इम्पेकेबल होता है और जो तमाम जोखिम लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा पर काम करते हैं। ऐसे अफसर ने 26/11 हमले के दौरान, जब तमाम पुलिस अधिकारी हेडक्वार्टर्स में छिप कर बैठ गए थे, 26/11 हमले के दौरान वो सड़क पर आए और अपने सिपाहियों के साथ उन्होंने पाक से भेजे आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला। जब तमाम अधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर्स में छुपकर बैठे थे तब वो मुंबई की सड़कों पर आतंकवादियों का जवाब गोली से गोली चलाकर दे रहे थे और उसमें उनकी शहादत हुई। आज ऐसे पुलिस अफसर पर एनआईए ने और मोदी सरकार ने तीखा हमला बोलकर शहीदों की शहादत पर सवाल उठा दिया है और ये हम सब के लिए बड़ी शर्म की बात है और एनआईए को, मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इस पर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। नंबर 2, आरएसएस से जुड़े तमाम लोगों को बचाने की कोशिश एनआईए पिछले 2 सालों में कर रही है। उसका एक सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है
कि जब ये केस सीबीआई से, मक्का मस्जिद ब्लास्ट का केस सीबीआई से एनआईए में ट्रांसफ़र हुआ, उस वक्त सीबीआई इंद्रेश कुमार को, जो आरएसएस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनको अरेस्ट करने जा रही थी और ये बात सीबीआई के कागज़ों पे दर्ज है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय के जॉइंट डायरेक्टर एनआर वासन जो सीबीआई में थे, उन्होंने एक 3 पन्ने का नोट मूव किया डायरेक्टर सीबीआई के सामने और उसमें इंद्रेश कुमार की भूमिका के बारे में तमाम प्रमाण रखे और उस नोट को कंक्लूड करते हुए उन्होंने कहा, These are evidence which can be used against Indresh Kumar. We must examine him to elicit more information. I am quoting and unquoting here. These are not my words, these are the words of Mr. Vasan, who was joint director in CBI then. These are evidence which can be used against Indresh Kumar. We must examine him to elicit more information. Further, we may inform the MHA about the activities of RSS, as RSS cadres are involved along with top leaders in terrorist activities to initiate appropriate action as per law. मैं फिर से पढ़ देता हूं. Further, we may inform the MHA about the activities of RSS, as RSS cadre are involved along with top leaders in terrorist activities to initiate appropriate action as per law. ना सिर्फ आरएसएस के काडर्स बल्कि आरएसएस के टॉप लीडर्स आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, इसकी जानकारी हमें एमएचए को दे देनी चाहिए और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई हमें करनी चाहिए. ये वासन साहब का नोट था. लेकिन जैसे ही ये केसेस एनआईए में गए, क्रम दर क्रम इन केसेस को कमज़ोर करने की कोशिश और इंद्रेश जैसे आरएसएस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को बचाने की कोशिश शुरू हो गई. This was prepared immediately before the case was transferred from CBI to NIA. मैं बता दूंगा, मैं अभी तारीख बता दूंगा. I'll give you the exact date. And ask the CBI director and ask the NIA DG that whether or not these letters and these notes exist. Number 3, I want to ask NIA DG Mr. Sharad Kumar Gupta, क्या यह सच नहीं है जब पंचकुला के कोर्ट में समझौता ब्लास्ट का केस जहां चल रहा है, जहां पर स्वामी असीमानंद जो आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं और समझौता ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी हैं, जब उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव करी तो नीचे से उस बेल एप्लीकेशन का जवाब एनआईए का क्या हो, वो जब नोट शरद कुमार जी के सामने आया तो उस नोट पर उन्होंने बदलाव किए. उन्होंने लिखा नोट में कि स्वामी असीमानंद इज अ सोशल एक्टिविस्ट. उन्होंने लिखा नोट में कि स्वामी असीमानंद इज एन ओल्ड मैन. मतलब स्वामी असीमानंद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. स्वामी असीमानंद एक वृद्ध व्यक्ति हैं. एंड इट इज़ फॉर द कोर्ट टू पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर. ये कोर्ट के ऊपर छोड़ देता हूँ कि इस बेल एप्लीकेशन में वो उचित ऑर्डर क्या समझते हो, क्या पास करते हैं. ये बेल एप्लीकेशन पर जवाब एनआईए का कमज़ोर करने का काम खुद शरद कुमार गुप्ता जी ने किया. आप शरद कुमार जी से पूछिए कि क्या ये जो बातें, ये तथ्य मैंने जो रखे हैं वो सत्य हैं कि नहीं है. पिछले 2 सालों में अजमेर और मक्का शरीफ के जो ब्लास्ट के केसेस चल रहे हैं उसमें 49 मक्का मस्जिद उसमें 49 सरकारी गवाह अपनी गवाही से पलट गए. 49.
शरद कुमार जी की एनआईए ने और खुद शरद कुमार जी ने विटनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए पिछले 2 साल में क्या किया? वो विटनेसेस, वो सरकारी गवाह एनआईए ने बचाए हैं, उनको सुरक्षित रखा है, या एनआईए ने उनकी गवाही को कमज़ोर करके उनको अपनी गवाही से पलट जाने के लिए प्रेरित किया है? ये मेरा प्रश्न है एनआईए से। 4 करोड़ रुपए सीक्रेट सर्विस फंड से शरद गुप्ता जी ने खर्च किए हैं। वो सीक्रेट सर्विस फंड्स किन कामों के लिए खर्च हुए हैं? शरद कुमार गुप्ता जी उसका जवाब दें। वो केसेस को मजबूत करने के लिए पैसे खर्च किए गए हैं या केसेस को सिस्टमैटिकली कमजोर करने के लिए खर्च किए गए? शरद कुमार गुप्ता जी 79 बैच के आईपीएस अफसर हैं, हरियाणा काडर के। पिछले साल अक्टूबर 2015 में वो रिटायर हो गए। आज तक भारत के लोकतंत्र में किसी रिटायर्ड पुलिस अफसर को किसी जांच एजेंसी का मुखिया बनाए रखने के लिए एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। ये पहली बार है कि इतनी बड़ी एजेंसी, इतनी बड़ी फेडरल एजेंसी के डीजी को एक्सटेंशन देकर कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए रखा गया है। आईपीएस सर्विस रूल्स और पुलिस एक्ट इसकी कतई इजाज़त नहीं देते हैं। जैसे ही आप पुलिस सर्विस से रिटायर हो जाते हैं, सेक्शन 36 सीआरपीसी का जो आपको तमाम अधिकार देता है विवेचना करने के, अरेस्ट करने के, इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के, वो सारे अधिकार आपके उसी समय खत्म हो जाते हैं। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, वो आज इतने महत्वपूर्ण केसेस की इन्वेस्टिगेशन, उनके प्रोसिक्यूशन की मॉनिटरिंग किस अधिकार पे कर रहा है और क्या ये गैर कानूनी है? इसका जवाब एमएचए दे और एनआईए दे। कल साध्वी प्रज्ञा जी को मालेगांव केस से डिस्चार्ज कर दिया गया और कहा कि उनके खिलाफ सबूत कमजोर है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत हैं। उसी मालेगांव की चार्जशीट में एक प्रमाण है जो कहता है कि कर्नल पुरोहित ने एक मैसेज भेजा, एसएमएस किया मेजर उपाध्याय को, जो उनके सह आरोपी हैं। जैसे ही साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तारी की खबर टीवी चैनल्स पर चलनी शुरू हुई, कर्नल पुरोहित ने अपने सह आरोपी मेजर उपाध्याय को एसएमएस भेजा, जिसको इंटरसेप्ट एटीएस ने किया। मैसेज वाज द कैट इज आउट ऑफ द बैग। द कैट इज आउट ऑफ द बैग। हमारे सारे राज खुल गए हैं और अब हम एक दूसरे से फ़ोन पर कोई संपर्क नहीं करेंगे, अपने फ़ोन बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं एनआईए से, वो कैट कौन थी और क्या ये इतना बड़ा प्रमाण एनआईए साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ, क्या इस प्रमाण को एनआईए इग्नोर कर सकती है? दूसरा प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण हैं साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ। दूसरा प्रमाण, जिस मोटरसाइकिल पर बम रखा गया था मालेगांव में, वो मोटरसाइकिल किसकी थी? आखिरी प्रश्न, 29 सितंबर 2008 को 2 ब्लास्ट हुए थे। एक मालेगांव में हुआ था, दूसरा मोडासा में हुआ था। दोनों ब्लास्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किए गए थे। उनकी नेबरहुड में हुए थे दोनों ब्लास्ट, उनके पूजा स्थलों के पास में हुए थे ब्लास्ट। दोनों केस एनआईए के पास हैं। आज तक मोडासा का केस एनआईए ने अनडिटेक्टेड छोड़ रखा है, इसको खोला नहीं है। कहा है ये केस अभी तक खुल नहीं पाया है। 4 आरएसएस के कार्यकर्ता जो दीपालपुर मध्य प्रदेश के हैं, धन सिंह, कमल चौहान,
राजेंद्र पहलवान तेजराम, धन सिंह, कमल चौहान, राजेंद्र पहलवान तेजराम, दीपलपुर मध्य प्रदेश, आरएसएस से जुड़े ये चारों व्यक्ति आज जुडिशल कस्टडी में हैं। तमाम ब्लास्ट के लिए इनको जगह जगह अरेस्ट। शरद कुमार गुप्ता जी, कृपा करके बताएं कि इन चारों ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अपने इकबालिया बयान के दौरान, पूछताछ के दौरान मोडासा ब्लास्ट का पूरा षड्यंत्र एनआईए के सामने खोला है कि नहीं खोला है? एंड लेट मिस्टर गुप्ता कम एंड से ऑन रिकॉर्ड कि इन चारों आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मोडासा ब्लास्ट के षड्यंत्र के बारे में एनआईए को कोई जानकारी नहीं दी। एक आखिरी सवाल और, दो आरएसएस के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता रामजी कलसंग्रा और संदीप डांगे, जिनको एनआईए भी मानती है कि वो ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैं, ये 2008 से फरार हैं। पिछले 2 सालों में क्या यह बात सत्य नहीं है कि तमाम बार इनपुट्स आए एनआईए के पास कि ये दोनों कहां पर छुपे हो सकते हैं, इन दोनों की कहां हाइड आउट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद एनआईए ने इनको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं करी। और ये दोनों व्यक्ति जो आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से जुड़े तार खोल सकते हैं, ये आज भी फरार हैं। क्या ये फरार हैं या इनको जानबूझ के फरार रखा जा रहा है? धन्यवाद।